हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो हमारा मेन कंटेंट है वहाँ से हम थोड़ी शुरुआत करते हैं। थोड़ा हमारा जो पिछला जो हमने पढ़ा था वहाँ से हम एक बार देखेंगे कि आपको कितना याद हुआ है या कितना याद नहीं हुआ है, क्योंकि रिवीजन ही आपकी सफलता का मुख्य परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें अभी तक हमने जो पढ़ा, सबसे पहले हमने इसमें पढ़ लिया कि अधिनियम कौन सा था, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। वो कब लागू हुआ ये आपको अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा, अपनी नोटबुक में अपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अधिनियम कब लागू हुआ था, मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। अधिनियम लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1932 को। इससे पहले कौन सा अधिनियम था? संविधान अधिनियम या इंडियन काउंटर एक्ट 1872 था। उससे पहले मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि इसमें जो पार्टनरशिप में है उसकी जो डेफिनेशन है कौन सी सेक्शन में दी गई है, तो धारा 4 में या सेक्शन 4 में दी गई है। उसके बाद हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी। पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमने पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होती है, फर्म का नाम क्या होता है, वो हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो पार्टनरशिप की जो विशेषताएं हैं, जो पार्टनरशिप की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती है। जैसे मैंने डायग्रामेटिक रूप से बनाया है वैसे ही आपको बनाकर याद करना है। मैं इसका जो सारांश है वो आपको जो मैंने नोट्स दिए उस पर मैंने ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्योंकि लिखने से नहीं, सबसे पहले हमको यदि कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी हम करेंगे। क्योंकि हमने कल ही मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जब तक आपके पेपर्स कंप्लीट नहीं हो जाते अकाउंटेंसी के या अदर सब्जेक्ट के, तब तक साथ नहीं छोड़ूंगा। और आपको मैंने वादा किया इस बार 100 आउट ऑफ 100 बैच है हमारा ये अकाउंटेंसी का। तो चलिए आज के जो वीडियो का मेन कंटेंट है वहाँ पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं साझेदारी की विशेषताओं में दो या दो से अधिक व्यक्ति। दो या दो से अधिक व्यक्ति का यहाँ पर मतलब क्या है, ये सबसे फर्स्ट इसकी विशेषता है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति की मतलब है कि साझेदारी में मिनिमम कितने व्यक्ति होते हैं। मिनिमम साझेदारी में क्यों, आप कोई भी ले लो, कंपनी ले लो, जॉइंट वेंचर ले लो, कंसाइनमेंट ले लो, मिनिमम दो व्यक्ति होंगे। अब मैक्सिमम में जब यहाँ पर हमारे पास बात आती है अधिकतम की, तो हमने पार्टनरशिप में अधिकतम कितने व्यक्ति पढ़े हैं? 50 होते हैं। 50 होते हैं। ये 50 किसके अनुसार होते हैं ये भी आपको मेन इंपॉर्टेंट रखना है। ये 50 किसके अनुसार होते हैं मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले कंपनीज का एक एक्ट था, कंपनीज एक्ट 2013 की धारा या खंड 464 में यह कहा गया था कि केंद्र सरकार साझेदारों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है, लेकिन ये भी उसमें एक तथ्य रखा गया कि अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 100। उसके बाद में नया रूल आया, कंपनीज एक्ट 2014 के रूल 10 के अनुसार इसमें अधिकतम संख्या 50 की जा सकती है। तो ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने नोट्स में आपको डाल दिए, एक बार देख लीजिएगा और वहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति का मतलब क्या है। मिनिमम कितने व्यक्ति होते हैं? दो। मैक्सिमम कितने व्यक्ति होते हैं? 50। आपको 100 वाला नहीं याद रखना है, 100 वाला याद नहीं रखना है, तभी आप एनसीईआरटी में अपना पर्सन लहरा पाएंगे। अगला पॉइंट आता है अनुबंध या समझौता। अनुबंध या समझौते में दो प्रकार के समझौते होते हैं। समझौता मतलब कि हमारे पार्टनर आ गए हैं फर्म में और वो फिर हम क्या काम करेंगे। समझौता एक तो होता है हमारा मौखिक। मौखिक का मतलब हमने संवाद कर लिया जिसको हमने नोट डाउन नहीं किया। अगला एक आता है हमारा लिखित। वैसे तो हम देखें तो सर्वमान्य समझौता कौन सा है? लिखित समझौता। क्यों है? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ क्यों है। ये इसलिए है कि यदि भविष्य में हमारे साथ कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो लिखित समझौते से हम उस विवाद का निपटारा कर सकते हैं, लेकिन यदि भविष्य में कोई विवाद हो जाए तो मौखिक समझौते से हम कोई निपटारा नहीं कर सकते हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। अगला हम इसमें पॉइंट देखते हैं। अगला इसमें हमारे पास पॉइंट आ रहा है, सेकंड पॉइंट है इसमें, थर्ड है सॉरी, व्यवसाय। व्यवसाय कैसा होना चाहिए? व्यवसाय हमेशा वैध व्यवसाय होना चाहिए।
अवैध व्यवसाय नहीं होना चाहिए। अवैध व्यवसाय कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं वैध व्यवसाय का क्या मतलब है। वैध व्यवसाय का मतलब है कि वो हमारे देश, कानून, इनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? विरुद्ध। विरुद्ध होगा तो अवैध की श्रेणी में जाएगा। अवैध कैसे होता है? यानी हमारा जो शत्रु राष्ट्र है देश, उसके साथ हमने किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर ली तो वो अवैध। उसमें 50 से अधिक व्यक्ति हो गए तो वो अवैध हो जाएगा। यदि हमने कोई गैर कानूनी कार्य कर लिया तो अवैध हो जाएगा। लीगल व्यवसाय होना चाहिए। व्यवसाय कौन सा व्यवसाय कहलाता है वो पहले बता देता हूँ कि यदि हम मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं, अब मैं बताता हूँ व्यवसाय क्या कहलाता है। ये मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम है सचिन, इसका नाम है मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एक प्लॉट खरीदा है। ये प्लॉट है, ये दोनों इसके क्या है? मालिक हैं। ये इन्होंने केवल खरीदा है, मैंने आगे कुछ नहीं बोला, इतना बोला कि इन्होंने खरीदा है, इन्होंने इसको परचेज कर लिया। तो ये इसकी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ये क्या नहीं कहलाएगी? ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अब पार्टनरशिप क्या कहलाती है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अब हम मानते हैं कि ए और बी ने दो प्लॉट खरीदे हैं और इन्होंने इसमें क्या काम किया? खरीदने और बेचने का। पार्टनरशिप में हमेशा खरीदने और बेचने का कार्य किया जाता है। खरीदने और बेचने का काम किया तो वो इनकी क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप कहलाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पर। हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है वहां पर हम चलते हैं और समझते हैं। मैं ये आशा करूंगा कि आपको मैं जितना बता रहा हूँ उतना समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट है इसमें पारस्परिक अभिकरण। ये फोर्थ पॉइंट है। पारस्परिक अभिकरण का मतलब क्या होता है कि मतलब ये हो गया कि जब हमने साझेदारी की जो परिभाषा है उसमें पढ़ा था कि इसमें संचालन किसी एक व्यक्ति के द्वारा, ये सबके द्वारा किया जाता है, सॉरी, कि एक व्यक्ति या सभी के द्वारा किए जा सकते हैं। ये इसका पारस्परिक अभिकरण हो गया। पारस्परिक अभिकरण में संबंध कैसा होता है? पार्टनर्स का, स्वामी और एजेंट का। स्वामी और एजेंट, ये इनका क्या होता है? रिलेशनशिप होता है स्वामी और एजेंट का। यहाँ तक पारस्परिक अभिकरण में आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ लाभों का विभाजन। अब लाभों के विभाजन में जब हम बात करते हैं तो इसमें सिंपली एक कॉन्सेप्ट आता है कि लाभ का विभाजन कैसे करेंगे। लाभ का विभाजन कैसे किया जाएगा? हमारे बीच में जितने भी हम साझेदार हैं उनके बीच में लाभों का विभाजन हम किस प्रकार से करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमारा आता है। लाभ का विभाजन जैसा हमारा समझौता हुआ है ना, जैसा हमने पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी विलेख में हमने जो बात की है उसी के अनुकूल होगा, उसी के अनुसार होगा लाभों का विभाजन। अगर हमारे पास पॉइंट आता है सिक्स में साझेदारी का उत्तरदायित्व, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि नया आया है, ये नया आया है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि साझेदारी का उत्तरदायित्व में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे जो पार्टनर हैं उनका उत्तरदायित्व कैसा होना चाहिए। उत्तरदायित्व ये नहीं है कि जितना लाभ मिला वो हमने रख लिया। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमारी जो पार्टनरशिप है उसमें लॉस हो जाता है तो हमें हमारी खुद की जो परिसंपत्ति उन्हें बेचकर भी हमारे पार्टनरशिप को बचाना पड़ता है। ये भी एक उत्तरदायित्व होता है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है हमारे सामने जिसके बारे में मैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। एक बार मैं 6 पॉइंट रिवीजन करवाता हूँ। सबसे पहले कौन सा पॉइंट था? दो या दो से अधिक व्यक्ति। इसके बारे में कौन सा पॉइंट था? इसके बारे में पॉइंट था हमारा कौन सा पॉइंट था आपको कमेंट बॉक्स में कहना है। मैं तीसरा बता देता हूँ, दूसरा बता देता हूँ। सबसे पहले दो या दो से अधिक व्यक्ति, सेकंड अनुबंध या समझौता, थर्ड व्यवसाय कैसा होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट कौन सा? पारस्परिक अभिकरण, फिफ्थ पॉइंट था लाभों का विभाजन और सिक्स्थ साझेदारी का उत्तरदायित्व है। अब यहाँ से हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नई हमारी पार्टनरशिप के जो पहले एनसीईआरटी से पहले जो हमारा आरबीएससी सिलेबस था, आरबीएससी बोर्ड का जो सिलेबस था उसमें एक आता है सीमित दायित्व वाली साझेदारी। कौन सी साझेदारी आती है? सीमित दायित्व वाली साझेदारी। सीमित दायित्व है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, एलएलपी। इसकी शुरुआत कब हुई थी?
इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। यदि आप ये भी जानना चाहते हैं किस स्थान से हुई थी तो वो था इंग्लैंड। कौन सा स्थान था? इंग्लैंड से ये भारत में आई थी। यहाँ तक याद हो गया। अब इसका अर्थ क्या होता है कि सीमित दायित्व वाली साझेदारी वह साझेदारी होती है जिसमें मतलब पार्टनरशिप में साझेदारी में सदस्यों का दायित्व है यानी साझेदारों का दायित्व वहां तक ही सीमित रहता है जहां तक उन्होंने पूंजी लगाई है। उनकी पूंजी मान लेते हैं 50,000 रुपये है। पार्टनर्स की पूंजी कितनी है? 50,000 रुपये। तो यहाँ तक ही साझेदारों का क्या होगा? दायित्व सीमित होगा। मान लेते हैं यहाँ पर लॉस हो गया 61,000 रुपये का, तो यहाँ पर पार्टनर्स नहीं भरेंगे, इसका दायित्व है। क्यों नहीं भरेंगे? क्योंकि उसमें सीमित दायित्व में होता है 50,000 रुपये भरवाई है, पूंजी दी है, तो वहीं तक ही हम भरेंगे। यदि असीमित दायित्व होता तो उन्हें अपने खुद की परिसंपत्ति बेचकर भी अपनी पार्टनरशिप का मान रखना पड़ता, यानी उन्हें कार्य करना पड़ता। ये पूरे जो फीस है उनको देनी पड़ती। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इस बार का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप का। उसका क्या नाम है मैं आपको बता देता हूँ। तो उस टॉपिक को सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए मानना है क्योंकि इस बार के जो पेपर्स होंगे उसमें 100% उसका एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आता ही है। उस टॉपिक का नाम है साझेदारी। साझेदारी संलेख बोल दो या साझेदारी विलेख बोल दो, क्योंकि विलेख और संलेख एक ही समान है। साझेदारी संलेख और विलेख एक ही समान है। मैंने संलेख लिखा है तो लीजिए, यहाँ पर मैं विलेख भी लिख देता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ये मार्कर भी हल्का हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्सेंट्रेट अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अब पार्टनरशिप डीड में बात ये आती है कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। सबसे पहले मैं सिंपल भाषा में आपको यदि समझाते हुए चलूँ, मैं तो टफ लैंग्वेज नहीं ले रहा हूँ, सिंपल भाषा में आती है कि साझेदारों के मध्य होने वाले समझौते ये साझेदारी संलेख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साझेदारों के मध्य होने वाले समझौते साझेदारी संलेख कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको नोट डाउन मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है आपने ज्वाइन कर लिया होगा, वहाँ पर मैं इसकी जो PDF वो दे दूंगा। क्या कहलाती है साझेदारी संलेख? कि साझेदारों के मध्य जो समझौते होते हैं, कौन कौन सी बातें होती है वो कहलाती है साझेदारी संलेख। उसके बाद में साझेदारी संलेख के बाद में एक पॉइंट आ रहा है हमारा साझेदारी संलेख की विषय वस्तु। उसको मैं थोड़ा बड़ा हेडिंग के रूप में लिखवाता हूँ, आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। साझेदारी संलेख, ये साझेदारी संलेख तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर इसमें अगला जो टॉपिक आएगा वो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले आते हैं साझेदारी संलेख की विषय वस्तु। मैं थोड़ा फास्टली याद करवा रहा हूँ आपको क्योंकि क्लास थोड़ी लेंथी हो जाती है, तो आप देखते नहीं है पूरी क्लास, पूरी वॉच करिएगा क्योंकि इसमें आपको जो इस साल का सिलेबस है पूरा करवा दूंगा। और मेरा ये आपसे वादा है कि 100 आउट ऑफ 100 की हमारी जो सीरीज है वो पूरी होगी। नंबर भी आपके बहुत ही शानदार आएंगे। साझेदारी विलेख की विषय वस्तु लिख दिया मैंने, विषय वस्तु। आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, क्योंकि इस बार आपकी स्कूलें जो अक्टूबर से पहले नहीं खुलने वाली हैं, तो आपको ऑनलाइन ही अपनी स्टडी को जारी रखना पड़ेगा। तो हमसे जुड़ जाइए। अकाउंटेंसी के बाद में हम इकोनॉमिक्स को शुरू कर देंगे जल्दी ही। अब इसमें सबसे पहले हमारा एक पॉइंट आता है कि फर्म का नाम और पता। फर्म का नाम क्या होगा, ऑब्लिक पता। सेकंड पॉइंट इसमें आता है हमारा साझेदारों के नाम और पते। साझेदारों के नाम व पते, इसका मतलब ये है। फिर आता है साझेदारों की जो पूंजी होती है, पूंजी ऑब्लिक पूंजी पर ब्याज। पूंजी व पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल। फोर्थ इसमें हमारे पास पॉइंट आता है आहरण और आहरण पर ब्याज।
मैं इसमें टोटल पॉइंट होते हैं 22, पर 22 के 22 में याद नहीं रखने, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें उठाए हैं, उनको याद रखना है। अब देखिए साझेदारी विलेख की जो विषय वस्तु होती है वो क्या होती है, हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं इसमें। उसकी विषय वस्तु में सबसे पहले हम जिस फर्म में काम करेंगे उस फर्म का नाम क्या रखेंगे, उसका पता क्या होगा या उसका जहाँ पर स्थान कौन सा होगा। इसके बाद में हम पार्टनर के रूप में उस फर्म में प्रवेश करते हैं तो हमारा क्या नाम है, हमारा क्या पता है वो देना पड़ेगा, हम कितनी पूंजी लगाएंगे, क्या हमें पूंजी पर ब्याज मिलेगा, क्या हमने आहरण कर पाएंगे, क्या हम आहरण पर ब्याज हमारे से फर्म लेगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात आती है उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आज याद आएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतनी हमारी मेहनत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। यदि आपको कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए जहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।